हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। आज हम आपको कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में हम आपको क्या देखे हुए थे? पिछला क्लास में हम लोग देखे हुए थे कि भाई 12th में कौन कौन टॉपिक है, मतलब 12th का हम लोग सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। पिछला क्लास में हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस किए थे, मतलब सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे। और ये भी हम लोग देखे हुए थे कि 12th का जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है, जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस में कौन टॉपिक कितना मार्क्स से पूछा जाता है, उस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन छोटा छोटा टॉपिक आता है, उस सारी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे और कैलकुलस के बारे में समझेंगे कि कौन टॉपिक है जो कितना नंबर का पूछा जाता है, कितना मार्क्स का पूछा जाता है, समझ उस टॉपिक के बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिए। सबसे पहला कैलकुलस को समझते हैं। तो कैलकुलस के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस को जो हिंदी में बोला जाता है उसका नाम हो जाता है कलन शास्त्र। क्या हो जाता है? कलन शास्त्र, है ना। कलन शास्त्र आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यह जो एग्जाम में है यह आपको लगभग 44 से 60 मार्क्स तक पूछा जाएगा। कितना मार्क्स तक पूछा जाएगा? 44 से 60 मार्क्स तक लगभग ये क्या किया जाता है? पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। और आपको बता दे कि इसको हम लोग कितना दिन में कवर करेंगे? लगभग हम लोग ले लेते हैं 120 क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे, समझ रहे। 120 लेक्चर होगा, मतलब 120 लगभग लेक्चर होगा। उतना लेक्चर में यह जाके इंड होगा कैलकुलस, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग कैलकुलस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कैलकुलस के बारे में ही हम लोग समझेंगे, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहला चीज आपको ये बात दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है? जो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए कि कैलकुलस क्या होता है। कैलकुलस पहले कहते हैं किसे, कैलकुलस किस तरह से आया, कैलकुलस कहां से आया, कैलकुलस के हम लोग हिस्ट्री के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कैलकुलस का हम लोग हिस्ट्री से डिस्कस करते हैं। देखिए क्या हुआ है, जो समझिए। सबसे पहला चीज देखिएगा कि जैसे हम लोग 11th क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे स्लोप। क्या पढ़े हुए थे? स्लोप। कि जैसे मान लेते कोई लाइन है और वह एक्स एक्सिस के साथ अगर जो थीटा एंगल बनाता होगा तो हम बोले हुए थे। देखिए, डायरेक्शन दो प्रकार का होता है, आप लोग पढ़े हुएगा 11th में। डायरेक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। मतलब एक होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, एक होता है नेगेटिव डायरेक्शन। ये देखिए, डायरेक्शन दो तरह का होता है। अगर जो ऐसे चलता है तो इसे बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल बनता है। और अगर जो इस तरह से चलेगा तो इसे बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसमें क्या बनता है? नेगेटिव एंगल बनता है। तो इसीलिए कभी-कभार इसको पॉजिटिव डायरेक्शन और इसको नेगेटिव डायरेक्शन भी बोल दिया जाता है। तो हम लोग को दिमाग में क्या रखना है? इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए क्या होता है कि आप लोग पढ़े होइएगा 11th में पढ़े होइएगा स्लोप के बारे में। किसके बारे में? स्लोप के बारे में। कि यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एंगल के साथ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में अगर जो थीटा कोण बनाता होगा, क्या कोण बनाता होगा? थीटा कोण। तो हम लोग tan थीटा को स्लोप कहते हैं और इसे m से डिनोट करते हैं। दैट इज m इक्वल टू कितना हो जाता है? tan थीटा। दैट इज m इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। m बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाता है। यहां तक आप लोग समझे होइएगा। अब समझना ये बात है। देखिए समझिएगा, यह जो स्ट्रेट लाइन जैसे मान लेते OA हो गया, तो OA को अगर आप कितना भी भाग में अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो सबका स्लोप क्या होगा? tan थीटा होगा। क्या होगा? tan थीटा। क्योंकि हर पॉइंट पे इसका एंगल क्या होगा? सेम होगा। जितना यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा होगा, जितना भी होगा सबका एंगल क्या होगा? थीटा होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अब आइए ध्यान दीजिएगा। अब अगला स्टेप हम लोग समझते हैं। देखिए यहीं पे अगर जो मान लेते हैं कोई कर्व लाइन होगा। क्या होगा? कोई कर्व लाइन होगा। हम लोग कर्व लाइन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कोई कर्व लाइन होगा, देखिए कर्व लाइन इस प्रकार का होता है। अगर इस तरह का कोई लाइन होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं कर्व लाइन। क्या बोलते हैं? कर्व लाइन बोलते हैं। तो कर्व लाइन जैसे मान ले यहाँ पे O है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? O दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? O दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए समझिएगा, तो O है, तो जैसे देख रहे हैं इसका डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देखिए कर्व लाइन का डिफिनेशन होता है उसका
का जो डायरेक्शन होता है जो हमेशा चेंज होता रहता है ना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, ऐसे अगर जो चेंज होता रहता है तो इसी को बोला जाता है कर्व लाइन। क्या बोला जाता है? कर्व लाइन। याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व लाइन बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? तो कर्व लाइन के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ओ है, अब मान लेते हैं यहाँ पे अगर ए मानते हैं तो इसका तो डायरेक्शन एक है नहीं, तभी ऐसा नहीं होगा कि जैसे इसको दो भाग में डिवाइड किया जाए तो ओ बी का स्लोप और ओ ए का स्लोप सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पे अगर एंगल मान लेते हैं थीटा 1 होगा तो यहाँ पे एंगल थीटा 2 होगा, एंगल सेम नहीं होगा। ये बात याद रखिए। अगर यहाँ पे मान लेते हैं थीटा 3 होगा तो अलग अलग एंगल होगा, अलग अलग एंगल के लिए स्लोप भी अलग अलग होगा। तो अगर ये डायरेक्टेड अगर मान लेते हैं हमको कोई अगर ओ ए का स्लोप पूछेगा तो बता नहीं सकते, तो किसी एक निश्चित बिंदु पर जैसे मान लेते हैं कि बी पॉइंट पर एक टेंजेंट होगा, बी पॉइंट पर एक क्या होगा? टेंजेंट होगा, और उस टेंजेंट का स्लोप निकाला जाता है। तो उस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हम लोग एक नया तकनीक का यूज करते हैं, और उसी तकनीक का नाम होता है कैलकुलस। तो हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ भाई कैलकुलस कैसे है। तो देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि कर्व लाइन का स्लोप निकालना। क्या हुआ? कर्व लाइन का स्लोप निकालना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, दूसरी बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ मैथ में? कर्व लाइन का स्लोप निकालना। अब दूसरा प्रॉब्लम के बारे में हम लोग समझते हैं। दूसरा प्रॉब्लम के बारे में जैसे मान लेते हैं आपके पास अगर इस तरह का दिया है, आपके पास अगर इस तरह का चीज दिया है, जैसे इसको हम बोलते हैं क्या चीज? ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। उसी तरह से इसको आप क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। तो इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। यहाँ पे समझिए, इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। इस सारा का सारा एरिया आप निकाल सकते हैं। अगर से इसी तरह का अगर से ए भी रहे तो इसको बोला जाता है सर्कल। सर्कल का भी एरिया आप लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। बट अगर इसी तरह से कुछ थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया रहेगा तो इसका एरिया निकालने में हमको परेशानी होगा, इसका एरिया हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो पूरे मैथ में आपका दो तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। पूरे मैथ में आपका क्या तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? दो तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। सबसे पहला प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि भाई कर्व लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाए, और दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ क्या चीज कि भाई कर्व लाइन का एरिया कैसे निकाला जाए। समझ रहे हैं ना? पूरे मैथ में आपका दो तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। देखिए समझिए, देखिए पहला प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ? प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है ना। प्रॉब्लम फर्स्ट क्रिएट हुआ कि कर्व का स्लोप निकालना, CURV, कर्व का स्लोप निकालना है ना। कर्व का स्लोप निकालना है ना, कि भाई हम लोग कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे, है ना। कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व, समझ रहे हैं ना। हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ कर्व, मतलब कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। और दूसरा उसी तरह से क्लियर हुआ कथी, यानी कर्व का क्या चीज? कर्व का क्षेत्रफल। कर्व का कथी? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को एरिया लिख दीजिए, एरिया निकाल, है ना। निकालना लिख दीजिए यहाँ पे, निकालना है ना, यहाँ पे निकालना। मतलब पहला कर्व का स्लोप निकालना और दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कर्व का क्या चीज निकालना? एरिया निकालना। अब क्या हुआ, जैसे ही कभी भी देखते होइएगा ना कि पहले प्रॉब्लम आता है तब सॉल्यूशन आता है। तो भाई जब मैथ में तो ये दोनों प्रॉब्लम आ गए, अब इस दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट हुआ, है ना। इस दोनों प्रॉब्लम का क्या हुआ? सॉल्यूशन ढूंढना क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट हुआ तो बहुत सारा उस समय में गणितज्ञ थे, है ना, बहुत सारा गणितज्ञ थे। उस समय की बात है कि जब गणितज्ञ थे तो अपना अपना सब आदमी सोचना स्टार्ट किए, है ना। तो उसी क्रम में दो गणितज्ञ का नाम इसमें आता है, समझ रहे हैं ना। दो गणितज्ञ का बहुत ज्यादा योगदान इसमें मिला, और उन दोनों गणितज्ञ का नाम, पहला का नाम है न्यूटन। क्या नाम है? न्यूटन। और दूसरा का नाम है कथी? लेबनिज। क्या है? लेबनिज। ये दोनों गणितज्ञों ने मिलकर एक नया टॉपिक, मैथ में एक नया टॉपिक आविष्कार किया, और उसी का नाम क्या पड़ा? कैलकुलस। क्या पड़ा? कैलकुलस। समझ रहे हैं ना। अर्थात कैलकुलस में हम लोग दो चीज से संबंधित पढ़ेंगे, कर्व का स्लोप से संबंधित पढ़ेंगे बात, और दूसरा पढ़ेंगे कर्व से एरिया संबंधित, कर्व का एरिया संबंधित हम लोग बात को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है कि हमेशा तब तक कोई भी चीज का आवश्यकता नहीं होता, तब तक कोई भी चीज का आविष्कार नहीं होता है। भाई कैलकुलस को खोज इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग का कर्व
का स्लोप नहीं निकल रहा था, कर्व का एरिया नहीं निकल रहा था। तो कर्व का स्लोप और एरिया निकालने के लिए ही, कर्व का स्लोप और एरिया निकालने के लिए ही कौन चीज का खोज किया गया? कौन चीज का खोज किया गया? कैलकुलस का। तो कैलकुलस को अगर कोई कहेगा कि द फादर ऑफ कैलकुलस, मतलब कैलकुलस का पिता किसे कहते हैं? या तो न्यूटन बोलिए या लेबनिज, दोनों गणितज्ञ का इसमें योगदान है। दोनों को आप फादर बोल सकते हैं, दोनों का इसको क्या कर सकते हैं? जनक बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कैलकुलस का खोज कौन किया? न्यूटन और लेबनिज। तो आप ये बात समझ गया कि कैलकुलस किस क्रम में खोजा गया। अब यूज, इसका यूज कहाँ होता है? बात समझ में आ रहा था? देखिए अब इसका यूज समझिएगा। देखिए पूरे कैलकुलस में आपको वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? वेरिएबल के बारे में पढ़ना है, समझता है ना? तो हम आपको वेरिएबल के बारे में आपको आगे अगला क्लास में हम लोग कैलकुलस पढ़े हैं। हाँ, एक चीज और, कैलकुलस का जो खोज हुआ था वह 17th सेंचुरी में हुआ था, है ना? सेंचुरी में हुआ था, समझ है ना? मतलब कहने का मतलब 17वीं शताब्दी में हुआ था। कौन शताब्दी में हुआ था? 17वीं शताब्दी में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, 17वीं शताब्दी में कैलकुलस का खोज हुआ था, समझ रहे हैं ना? तो आज के क्लास में हम लोग कैलकुलस का हिस्ट्री देखे हैं, कैलकुलस का खोज कौन गणितज्ञ ने किया, समझ रहे हैं ना? कैलकुलस का खोज किस क्रम में हुआ, काहे हुआ, समझ रहे हैं ना? जिसके बारे में आज हम लोग कैलकुलस के बारे में समझे। फिर आप अगला क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा कैलकुलस का डिफिनीशन, कैलकुलस के अंतर्गत हम लोग किस किस टॉपिक का पढ़ेंगे, कैलकुलस का टाइप, ठीक है? तो आज की क्लास में आपको बने रहने के लिए धन्यवाद।